आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं बच्चों। आज की क्लास, जैसा कि मैंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया था, फोरकास्ट किया था कि आज की क्लास प्रीपोजिशन की होगी। और कल जब शाम की क्लास में ले रहा था तो मैंने थोड़ा सा अति संयोग की बात कहते हैं, जब आदमी जोश में होगा ज़्यादा बोल जाता है, तो मैं एक बात बोल रहा था कि मैं फंसा दूंगा, क्वेश्चन ये करूँगा। तो इसमें कहीं ना कहीं घमंड झलक रहा था। मैंने देखा ये वीडियो छोटा सा। एक्चुअल में घमंड हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर दम है तो दिखाना भी चाहिए। मुद्दे पर आते हैं आज। तो जैसा कि मैंने कहा था कि प्रीपोजिशन से क्वेश्चन मैं फंसाऊंगा तो बिल्कुल फंसाऊंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसा कि नाम पे ही लिखा है प्रीपोजिशन, तो पोजीशन शब्द का मतलब अवस्था से होता है, दशा से होता है, और प्री शब्द का मतलब पहले से होता है। तो प्रीपोजिशन मतलब वो शब्द होता है जो किसी वर्ड के पहले आकर के उसकी पोजीशन बताता है। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, जैसे कि हमने रख दिया ये क्वेश्चन आ गया, ट्राइपॉड इज ऑन द टेबल। ट्राइपॉड जो है वो टेबल के ऊपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन का यूज किया गया है, ऑन के बाद द टेबल यूज किया गया है, और यहाँ पर ऑन का द टेबल एक ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होता है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दिस इंस्ट्रक्शन is only for you and me, ये लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन है और उसके लिए यू और मी लिखा गया है। ये दोनों ही इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट है। आपने देखा होगा कि यदि प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रोनाउन लिखा जाता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाता है। ऐसा आपने नोटिस भी करा होगा, और एक्चुअली में ऐसा होता भी है। नाउन एक्चुअल में कहीं भी लिखोगे नाउन नहीं बदल सकता। टेबल है तो टेबल ही रहेगा, चेयर नहीं होगा। लेकिन प्रोनाउन में ये फैसिलिटी है कि नॉमिनेटिव केस कुछ दूसरा होता है और ऑब्जेक्टिव केस कुछ दूसरा होता है। तो यदि किसी प्रीपोजिशन का आप यूज करें तो उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। और ये हम सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट के नाम पे दो ही चीजें होती हैं, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन में तो कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन अगर प्रोनाउन लिखना होता है तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखते हैं। तो मैंने एक चीज यहाँ पे सीखी कि प्रीपोजिशन को डिमांड होती है किसकी, एक ऑब्जेक्टिव की। और ऑब्जेक्ट का काम करता है कौन, एक नाउन या एक प्रोनाउन। नाउन में तो कोई नहीं, लेकिन प्रोनाउन में इस बात का फर्क पड़ता है कि मी, अस, हिम, हर, देम इत्यादि जैसे ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो चाहे आप इस बात को प्रोनाउन में जाकर रट लीजिए कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज होता है। अच्छा, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि जैसे वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, वैसे प्रीपोजिशन को भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो जो भी नाउन या प्रोनाउन जो भी लिखा जाएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाएगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करें। तो प्रैक्टिकली हमको एक बात पता चल जाती है कि प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है। तो अब जैसे एक क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ले लिया जाए। ये क्वेश्चन आ गया, सी टोल्ड टू मी टू गो। जब हमको नरेशन पढ़ाया गया तो हमारे टीचर्स ने हमको समझाया कि टोल्ड के साथ कभी टू नहीं आता। ये बात हम लोगों को बताई। अब इसके पीछे की वजह क्या थी, इसके पीछे का रीजन क्या था, कारण क्या था,
इस बात को समझते हैं। होता ये है कि टोल्ड अपने आप में एक तरह की ट्रांजिटिव वर्ब होती है। अब अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो कट्टर ये ऐसी वर्ब है जिसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, अन्यथा ट्रांजिटिव वर्ब बिना ऑब्जेक्ट के सरवाइव नहीं कर सकती। अगर हमने यहाँ टू लगा दिया तो टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अब प्रीपोजिशन को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। आपके पास ऑब्जेक्ट तो एक है और वो किसके नाम है? टोल्ड के नाम। अगर आपने यहाँ प्रीपोजिशन लगाया तो टोल्ड मी को अपनी तरफ खींचेगा और टू इसको अपनी तरफ खींचेगा। ऑब्जेक्ट आपके पास एक है, चूंकि ट्रांजिटिव को भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए और प्रीपोजिशन को भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए ट्रांजिटिव वर्ब किसी प्रीपोजिशन का समर्थन नहीं करती। तो यदि कोई ट्रांजिटिव वर्ब आपके सामने आती है तो आप उसमें किसी भी प्रकार के प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। भाई प्रीपोजिशन लिखना का हमको ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे आप जब पढ़ाई करते हो, अभ्यास करते हो, या बहुत सारे टीचर्स आपको बता देते हैं कि ही वेंट टू होम, बहुत सारी किताबों में या बहुत सारे टीचर्स ऐसा बताते हैं कि होम के पहले टू का यूज नहीं होता। क्यों नहीं होता? वजह समझ लेते हैं। एक्चुअल में आपको पता है कि प्रीपोजिशन को किसकी डिमांड होती है? ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट की भरपाई कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन। कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन करता है आपकी भरपाई। तो अब आपके सामने या तो वो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा। दिए गए सेंटेंस में जरा समझो कि क्या होम आपका नाउन है या फिर आपका प्रोनाउन है? कौन है? हेलो, नमस्ते जी। गांव में थे मोहल्ले में? हाँ, बात हुई थी, बोल दिया था। आप आ गए हो गांव में? हाँ, आपने बताया था। तो ठीक है, हम अभी क्लास ले रहे हैं। तो हुआ क्या कि होम ना तो नाउन है और ना तो प्रोनाउन है। कैसे नहीं है ये भी चेक कर लेते हैं। आपका नाउन हो या प्रोनाउन हो, इन दोनों को चेक करने के लिए आपके पास तीन तरीके हैं। पहला, आप व्हाट लगा के चेक करिए। दूसरा, आप हु लगा के चेक करिए। और तीसरा, आप होम लगा के चेक करिए। इन तीन में से आप किसी एक का इस्तेमाल कर लीजिए, इसको हटा करके। तो अगर हम कहें सी वेंट टू व्हाट, सी वेंट टू हु, सी वेंट टू होम, इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका नाउन प्रोनाउन नहीं है। और अगर ये नाउन प्रोनाउन नहीं है तो ये इसका ऑब्जेक्ट भी नहीं है, और ये बिना ऑब्जेक्ट के सर्वाइव नहीं करता है। मतलब ये यहाँ पे एक्चुअल में जब आप डिक्शनरी में सर्च करोगे तो होम एडवर्ब और नाउन दोनों होता है। यहाँ पे होम एडवर्ब का काम कर रहा है, नाउन का काम नहीं कर रहा, और इसीलिए यहाँ पे ये वाला प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता। समझ रहे हो आप? कंफर्म? दूसरा क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा ऐसा लिख दूं, आई वेंट टू हिज होम, ये लिखा, आई वेंट टू हिज होम। अब क्या वही होम यहां पे भी लिखा है, ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में आप ये निकाल करके भी निकालोगे तो होम नहीं निकलेगा। लेकिन इसके पीछे एक तर्क है कि ये नाउन है। इसके पीछे तर्क क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। ये क्या लिखा है इंग्लिश में, हिज का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है डिटरमिनर होता है, एडजेक्टिव। और डिटरमिनर जब भी होता है उसके साथ आने वाला वर्ड हमेशा कौन होता है? नाउन होता है। यद्यपि ये कुछ तुक्के होते हैं, शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब यहां तुक्का लगाने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे सामने ये डिटरमिनर चीख चीख के बोल रहा है कि डिटरमिनर एडजेक्टिव का एक अंश होता है, और एडजेक्टिव हमेशा किसके साथ आता है? तो यानी होम यहाँ पे नाउन है, और अगर ये नाउन है तो टू यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद किसकी आवश्यकता होती है?
ऑब्जेक्ट की भरपाई कौन करता है? नाउन या प्रोनाउन करता है। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात समझ पा रहे हो। समझ गए? अब यही क्वेश्चन अगला बन जाता है, जैसे ये लिखा है, अमित शाह वेंट टू अब्रॉड। अब इस क्वेश्चन में फिर वही पंगा है भाई, ये भी आपको अगर थोड़ा सा भी प्रीपोजिशन अच्छे से पढ़ो तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में देखने को मिल जाता है। अब चूंकि अब्रॉड भी यहाँ कोई डिटरमिनर तो आया नहीं है, तो नाउन तो नहीं हो सकता है। बाकी नाउन को चेक कर लेते हैं, व्हाट, हु, हुम से चेक करेंगे तो अब्रॉड तो निकलेगा नहीं। अब्रॉड निकलेगा कहां से? चूंकि अब्रॉड होता विदेश। तो अमित शाह कहां चले गए? विदेश चले गए। तो अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये आती है कि अब्रॉड यहाँ पे एक एडवर्ब है, और अगर ये एडवर्ब है तो हमारा ये प्रीपोजिशन नहीं आएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन तो भैया कट्टरवादी आदमी है, इसको तो नाउन प्रोनाउन चाहिए ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। और जब ऑब्जेक्ट नहीं तो प्रीपोजिशन नहीं, बात खत्म हो जाती है। समझ रहे हो? तो प्रीपोजिशन पढ़ना एक अलग चीज है। आपने रख लिया प्रीपोजिशन टू, ऑन, इन, लेकिन पहले ये तो समझ लो कि प्रीपोजिशंस की टर्म क्या है, उसके जो शर्तें, वो शर्तें क्या है। तो शर्तें साफ साफ है कि प्रीपोजिशन ऑलवेज डिमांड एन ऑब्जेक्ट, द एक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डन बाय अ नाउन और प्रोनाउन। समझे आपने? अब यहां पे जैसे कि मैंने लिखा द ट्राइपॉड तिपाया होता है, ये टेबल पर है। कहां पर है? टेबल पर। देखो बेटा, टेबल जो है, टेबल के पहले आर्टिकल द लगा है, द मतलब डिटरमिनर है, और अगर ये डिटरमिनर है तो ये नाउन होगा। प्रोविजन सही लिखा हुआ है, ओनली फॉर यू एंड मी, बताने की जरूरत नहीं कि प्रोनाउन है, तो ये प्रीपोजिशन है। बात खत्म। समझ रहे कि नहीं आप? जैसे सीटेट एग्जाम में पूछा गया एक क्वेश्चन आया, हालांकि पेडागोजी का क्वेश्चन ज्यादा रखते हैं ये लोग, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन रख दिया सी वेंट आउट, और इन्होंने कहा आउट क्या है। तो जनरली लोगों ने इसको प्रीपोजिशन सेलेक्ट कर दिया, क्योंकि इन माने अंदर तो आउट मींस बाहर, और उन लोगों में मैं भी शामिल था। मुझे भी पहली नजर में यही लगा कि इसमें आउट होना चाहिए, लेकिन जब मैंने ऑप्शन ढूंढे उसमें तो उसमें एडवर्ब भी लिखा था और प्रीपोजिशन भी लिखा था। तो मेरे दिमाग में एक पॉइंट आया कि ये अगर प्रीपोजिशन होता तो इसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होता। ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब ये प्रीपोजिशन नहीं है। ये देखने में तो प्रीपोजिशन जैसा लग रहा है, बट ये प्रीपोजिशन है नहीं। अब मैंने रिसर्च किया, स्टडी किया, तो मैंने पाया क्या, आउट शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? वेंट के लिए। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके सामने कब, कहां, कैसे, कितनी बार, ये अगर आ जाए, कब, कहां, कैसे, कितनी बार, अगर इनसे कोई शब्द पता चलेगा तो वो एडवर्ब होगा, एडवोकेट नहीं होगा, वो एडवर्ब होगा। अब ये देखो कि वो कहां गई थी, सेंटेंस पढ़ो तो सी वेंट आउट, वो बाहर गई थी। अब आउट यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं है। आउट मैंने पूछा वो कहां गई, आपने कहा सर वो बाहर गई, मतलब आउट यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। समझ गए आप? तो प्रीपोजिशन रटने की नहीं, एक्चुअल में प्रीपोजिशन समझने की चीज है। अब एक प्रश्न ये बना कि क्या प्रीपोजिशन हमेशा ऑब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है? तो यदि हम इस तरह की बातों को देखें, समझें, तो होता क्या है मेरे बेटे कि जैसे मैं कह दूं व्हाट इज अमौली फेमस फॉर, गौर करो सबसे आखिर में क्या लिखा है? फॉर लिखा है।
अब एक्चुअल में प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, परंतु यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क एक तरह का फुल स्टॉप होता है, यानी सेंटेंस यहीं पे संपन्न होता है। तो सर आपकी बात तो खत्म हो गई, आप तो ज्ञान दे रहे थे कि प्रीपोजिशन तो ऑब्जेक्ट के साथ आता है, आप तो बड़ी बड़ी झोंक रहे थे। तो आखिर यहाँ ऐसा क्या हो गया? एक्चुअल में इस फॉर का ऑब्जेक्ट कौन है? ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। या तो आप ऐसे लिख दो, फॉर व्हाट इज अमौली फेमस। अच्छा, लिख दो अमौली व्हाट इज अमौली फेमस फॉर। ठीक वैसे ही जैसे मैं लिख दूं, हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय, ये लिखा हुआ है। हु आर यू टॉट इंग्लिश बाय, पैसिव वॉइस आप पढ़े उस तरीके से, जो भी आप लोगों के पास जनरली लूसेंट जरूर है, तो लूसेंट में हु वाले पैसिव वॉइस को ऐसे भी बनाया गया है, और दूसरे तरीके से जो तुमको सभी को पता है, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, ऐसे भी पढ़ाया गया है। तो मेरे बेटे, मेरा कहने का ये मतलब है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के लिए प्रयोग लाया जाने वाला प्रीपोजिशन सबसे आखिर में इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? और इसके पीछे की वजह क्या है भाई? अमौली किस काम के लिए फेमस है? अमौली 420 नहीं, अमौली पेड़े के लिए फेमस है। तो हमने कहा अमौली इज फेमस फॉर बनवारी पेड़ा। तो फॉर के साथ क्या है? बनवारी पेड़ा है। तो फॉर का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? बनवारी का पेड़ा, ठीक है ना। शायद अमौली को रुआही अमौली भी कहते हैं, इस अमौली को दो अमौली। यहाँ रुई का पहले बहुत बड़ा काम होता था, तो अमौली इज फेमस फॉर रुई, जिसको हम इंग्लिश में कॉटन कहते हैं। तो अमौली इज फेमस फॉर कॉटन। तो फॉर का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? कॉटन। और वो कॉटन किसमें छुपा है? छुपा है कि नहीं छुपा? तो इसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो ये कोई नेसेसरी नहीं होता कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमको दिखाई दे। माँ बाप का प्यार हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन प्यार होता है उनको हमसे। वो चाहते हैं कि हमारे जिंदा रहते हमारा बेटा हमारी वंश, हमारी परंपरा को संभालने के काबिल हो जाए, इसीलिए वो अमौली मंडी से टायर का जूता बनवा लाते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है ना। और तभी वो कभी कभी वक्त पड़ने पर लत्तम जुत्तम प्रणाम कार्यक्रम कर देते हैं। तुमको लगता है वो तुमको दिखता नहीं, तो ठीक वैसे ही प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आपको दिखता नहीं पर होता है। भगवान दिखता नहीं लेकिन मानते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिखता नहीं परंतु वो ऑब्जेक्ट है। अब जैसे मैं कह दूं ये लिखा हुआ है, आई हैव फाउंड द बुक यू आर लुकिंग फॉर। सेंटेंस पढ़ने में थोड़ा ऑड लग रहा है। ऑड इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोगों को सेंटेंस सीधे आता है, राम जाता है, मोहन खाता है, चपरासी घंटी बजाता है, प्रधानाचार्य बच्चों को मारते हैं, मास्टर साहब की बात मानते हैं। इस तरह का सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। सेंटेंस को अगर थोड़ा डाइवर्ट कर दो तो बच्चा हो जाता है कंफ्यूज। इस सेंटेंस में मैंने दो क्लॉज लिखी, आई हैव फाउंड द, मुझे किताब मिल गई। कौन सी किताब? जो तुम ढूंढ रहे थे। लुक फॉर होता तलाशना, ठीक है ना। तो अभी कह रहा है मुझे वो वाली बुक मिल गई। कौन वाली बुक? जो तुम तलाश रहे थे। एक्चुअल में अगर मैं ये कह देता आई हैव फाउंड द बुक विच यू आर लुकिंग फॉर या दैट यू आर लुकिंग फॉर, तो तुमको पढ़ने में अच्छा लगता क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाता। और मैंने क्या किया? रिलेटिव प्रोनाउन को हटा दिया। अब प्रश्न ये उठा कि सर क्या ये आपकी खाला का घर है कि आप जब चाहें रिलेटिव लगाएं और जब चाहें आप हटाएं? आप चाहो तो लगा दो और चाहो तो रिलेटिव प्रोनाउन हटा दो। जरूरी नहीं होता कि लगाओ ही। अंडरस्टैंडिंग में भी चूंकि लैंग्वेज है तो यहां पे वो दैट छुपा हुआ है। जब किसी ध्यान सुनना मेरी लैंग्वेज जो मैं बोलने जा रहा हूं। यदि किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन है और वो ओमिट है, ओमिट माने गायब है, तो उसका प्रीपोजिशन सबसे आखिर में ही लिखा जाता है।
आप रटते हो, मैं रटने वाली बात आपको समझा दे रहा हूं कि यदि किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन है और वो सेंटेंस में विलुप्त है, गायब है, तो उस प्रीपोजिशन का उस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यूज किया जाने वाला प्रीपोजिशन सबसे आखिर में यूज किया जाएगा। बोलो हाँ, समझ आया कि नहीं आया? कहता है आई हैव फाउंड द बुक दैट यू आर लुकिंग फॉर, मुझे वो किताब मिल गई जिसको तुम तलाश रहे हो। और आपने थोड़ा सा भी इंटर में वर्क किया है तो आपको पता है कि जो या जिसने के लिए हम यूज करते हैं विच, हु या दैट। समझ गए? अब चूंकि हम ढूंढ रहे हो, तुम जिसको ढूंढ रहे हो, जिस किताब को ढूंढ रहे हो, तो तुम ढूंढ किसको रहे हो? किताब ढूंढने का क्या होगा? सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होगा। सही जवाब इधर से आया। तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम ढूंढ रहे हो किताब, तो किताब क्या हुई? ऑब्जेक्ट। तो हमें एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए जो ऑब्जेक्ट का भी काम कर लेता है। ऑब्जेक्ट का काम हु कर सकता है? नहीं कर सकता। दैट और विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे या तो दैट होगा और या तो विच होगा। हाँ कि ना? मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे दैट या विच जो भी लिखा जाएगा वो इसका ऑब्जेक्टिव के जगह संयोग से दैट और विच का ऑब्जेक्टिव भी दैट और विच ही होता है। जैसे यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट का, दे का, किसी ने इट्स बोला है, इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, इट्स नहीं होता। ध्यान देना। समझे आपने? तो मेरे बेटे, यदि किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन है और वो रिलेटिव प्रोनाउन गायब है तो वो आपका जो प्रीपोजिशन है वो सेंटेंस के लास्ट में यूज किया जाएगा। बोलो हाँ जी। समझ गए आप? नोट डाउन कर लीजिए सारी चीजें। तो जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया, हम लोगों ने सीखा वो यही कि प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। दूसरी बात, प्रीपोजिशन के बाद हम केवल एडवर्ब या एडजेक्टिव से काम नहीं चला सकते। मतलब एडवर्ब के पहले हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। एडजेक्टिव को हटा दें, चूंकि एडजेक्टिव के साथ अगर नाउन होगा तो चल जाएगा। अगर आपके सामने कुछ ऐसा आ जाए कि वर्ब आ जाए और नाउन ना हो तो इस वर्ब में आप क्या करो? आईएनजी लगा दो। अगर आपने वर्ब में आईएनजी लगा दिया तो ये वर्ब बन जाती है जीरंड के समकक्ष। समकक्ष क्या? वो जीरंड हो ही जाती है और जीरंड की वैल्यू एक नाउन के समकक्ष होती है। ये ध्यान रखना भाई। आपका जो प्रीपोजिशन होता है उसको ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है। ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होता है, यानी वो प्रीपोजिशन का यूज एडवर्ब के साथ ना करें। और अगर हमने किसी वर्ब के पहले प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया तो हमें उस वर्ब को जीरंड फॉर्मेट में बदलना होगा। वो इसलिए क्योंकि प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए और जीरंड की वैल्यू एक नाउन के बराबर की जा सकती है। समझे आप लोग? अगला पॉइंट ये आता है, प्रैक्टिकली हमने सीखा वर्ब से रिलेटेड कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ हम किसी भी प्रीपोजिशन का समर्थन नहीं लेते। वो इसलिए क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और प्रीपोजिशन को भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास एक होता है, डिमांड करने वाले दो होते हैं और इसीलिए हम इस तरह की चीजों से बचते हैं। तो अभी जो मैंने वर्ड सीरीज लिखी हुई है ये सारी की सारी ट्रांजिटिव वर्ब की है और पेपर एनालिसिस करके पेपर से बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को यहाँ पर शामिल किया गया। जैसे आपने एनजीए को ज्वाइन किया, न्यू गोल एकेडमी को आपने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने की वजह क्या है कि ये कॉम्प्राइज करती है। कॉम्प्राइज होता है से मिलकर बना होना, ये अपने आप में एक वर्ब है। तो ये अच्छी फैकल्टी को कॉम्प्राइज करती है, बच्चों के पढ़ने पर स्ट्रेस देती है, उन पे एम्फसाइज करती है। जोर डालना होता है इन दोनों का मतलब। बच्चों पर दबाव बनाया जाता है, स्ट्रेस डाला जाता है, उनको एम्फसाइज किया जाता है और इस बात से उनको इंश्योर कराया जाता है जितने बच्चे यहाँ पे आते हैं हमें ज्वाइन करते हैं, क्योंकि ये एकेडमी एक अच्छी फैकल्टी को कॉम्प्राइज करती है, अच्छा स्टडी मटेरियल कॉम्प्राइज करती है और बच्चों पे इस बात का स्ट्रेस और एम्फसाइज डाला जाता है कि वो पढ़ाई पर फोकस करें और उनको आश्वस्त कराया जाता है, इंश्योर कराया जाता है कि अगर वो अर्पित सर की बात सुनते हैं, मानते हैं
तो क्या होगा, इसका उन्हें बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट किस बात का मिलेगा, उनकी शादी हो जाएगी बड़ी जल्दी से। सर ये तो मजाक हो गया। मजाक इसलिए क्योंकि बेटा जॉब लगेगी तो आसानी से शादी हो जाएगी। फिर आप किसी भी फील्ड में एंटर करोगे, सफलता ही सफलता मिलेगी आपको। किसी भी फील्ड में आप एंटर करोगे, क्योंकि जॉब होगी, जहां भी जाओगे सफलता मिलेगी और दुनिया को ऑर्डर करोगे। दुनिया को ऑर्डर करोगे, दुनिया तुम्हारी बात सुनेगी। समझ गए। और आपका साइन किया हुआ, आप साइन करोगे और पेमेंट उठाओगे। क्या करोगे, साइन करोगे और पेमेंट उठाओगे आप जाकर के। सफलता का ये आलम होगा। ये सारी की सारी ट्रांजिटिव वर्ब है। इनके बाद एक्टिव वॉइस में किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन इस्तेमाल ना करना। देखिएगा कि कॉम्प्राइज के साथ ऑफ लगा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्वाइन के साथ टू या तो इनटू, स्ट्रेस एम्फेसाइज के साथ ऑन, इंश्योर के साथ अबाउट, ओबे के साथ टू, और जबकि बेनिफिट फॉर, एंटर के साथ इनटू, सक्सीड के साथ ऑन, ऑर्डर्स के साथ फॉर, साइन के साथ ऑन का प्रयोग करके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना, इनके साथ किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन इस्तेमाल मत करना। एंटर के साथ इनटू आ सकता है, जब एंटर के साथ इनटू तब आएगा जब एंटर का मतलब प्रवेश करने से नहीं, किसी मामले में दखल देने से होगा। समझ गए। या किसी एग्रीमेंट को साइन करने से, किसी भी एग्रीमेंट को साइन करने से अगर आप कहते हैं, समझ गए, सहमति पत्र में शामिल होने की बात होती है तो एंटर के साथ इनटू आएगा। तो ये तरह की ट्रांजिटिव वर्ब पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं और लड़का यहाँ पे प्रीपोजिशन लगा के चला आता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है कि जब बहुत बच्चा होता है, सॉरी, बहुत बच्चा जो होता है वो कानपुर या मुखर्जी नगर या सीकर राजस्थान या कोटा राजस्थान ऐसी जगहों के लिए पलायन करता है पढ़ाई के उद्देश्य से, लेकिन वहां वो कुसंगति में फंस जाता है, उसे प्यार हो जाता है और जिससे उसे प्यार होता है वो उसका साथ देता है, उसको असिस्ट करता है, उसकी मदद करता है, अपनी छोटी छोटी बातें डिस्कस करता है और उसकी खूबसूरती को डिस्क्राइब करता है। बच्चा प्यार में पड़ जाता है और अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका को असिस्ट करता है, उसको कंपनी देता है और छोटी छोटी बातें उसके साथ डिस्कस करता है, उसकी खूबसूरती को डिस्क्राइब करता है। होता ये है कि उसे वो कंसीडर कर लेता है, उसे सब कुछ मान लेता है बिना उसके बारे में इन्वेस्टिगेट किए बिना, बिना जांच पड़ताल किए बिना उसको सब कुछ मान लेता है और उसकी हर डिमांड को पूरा करता है, उसके इशारे पर नाचता है। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि जब बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो प्यार में पड़ जाता है और वो करता क्या है कि अपने प्रेमी या प्रेमिका का साथ देता है, छोटी छोटी बातों में पढ़ाई भूल जाता है और छोटी छोटी बातें उसके साथ डिस्कस करता है। इसके बाद क्या होता है कि वो उसकी खूबसूरती को डिस्क्राइब करता है, बिना उसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेट किए बिना उसको सब कुछ मान लेता है, उसकी हर डिमांड को पूरा करता है, उसके इशारे पर नाचता है। और इन सब के बावजूद, इतना सब वो करता है, इसके बावजूद सामने वाला उसको एस्क्यू करता है। एस्क्यू माने बचना, अवॉइड करना। सामने वाला उसको एस्क्यू करता है, उससे बचने की कोशिश करता है, अपने दोस्तों के सामने उसको रेडिक्यूल करता है, उसका मजाक उड़ाता है। और जब ये बात उस बंदे को पता चलती है कि जिसके लिए उसने अपना पूरा करियर दांव पे लगा दिया, वो उसका मजाक उड़ाता है या वो उससे बचता है, उसको अवॉइड करता है, तो उस बात का उस पर इतना असर पड़ता है कि उसे इन सब चीजों से नफरत सी हो जाती है और वो अपना मानसिक नियंत्रण खो देता है, पागल हो जाता है, लोगों पर हमला बोल देता है, लड़ाई करने लगता है, लोगों पे हमला बोल देता है, अटैक कर देता है। अटैक और इन्वेड कोई भी हो सकता है। लोगों पर इन्वेड कर देता है, लोगों पर अटैक कर देता है। समझ गए आप लोग? और उनसे लड़ाई करता है। इसके बाद क्या करता है कि वो चीजों को रेजिस्ट करता है, विरोध करता है, अतिक्रमण करता है, हिंसा करता है, विरोध करता है, अतिक्रमण करता है और हिंसा करता है।
कपड़े फाड़ता है लोगों के, कहता है ये सब मोह माया है। समझा? तो ये थी ट्रांजिटिव वर्ब की सीरीज। अगर इनका यूज एक्टिव वॉइस में किया गया है तो इनके साथ किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ किसी भी प्रकार का प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं होता है। यही हम